हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जो भी डिमांड कर रहे थे कि दीदी जल्दी से चैप्टर 4 पढ़ाओ, क्योंकि आप लोगों की वजह से भी अभी जो चैनल का ग्रोथ है वो चल रहा है। तो थैंक यू सो मच अगेन। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ एंड सॉरी ऑल्सो कि मैं काफ़ी लेट हो गया बनाने में ये वीडियो, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से रिलेटेड बहुत सारी काफ़ी चीज़ें हमने देखी थी, और इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है। हाउ डज़ अ फर्म डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो कोई भी फर्म जो होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो कैसे डिसाइड करता है कि उसे कोई भी जो प्रोडक्ट है वो कितना प्रोड्यूस करना है। तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो हमारा 4.1 जो आता है वो है परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? तो परफेक्ट कंपटीशन होता है हमारा मार्केट इन्वायरमेंट। जो मार्केट हमारा इन्वायरमेंट होता है मार्केट का, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो हम देखेंगे कि जो मार्केट होता है हमारा, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। तो डिफाइनिंग फीचर्स है, जो चीज़ें उसे डिफाइन करती है मार्केट को, हम वो देखेंगे। अ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट हैज़ द फॉलोइंग डिफाइनिंग फीचर्स। कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर्स हैं हमारे कम्पिटिटिव मार्केट के? तो पहला है हमारा, द मार्केट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो जो मार्केट होता है उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो ये देख लीजिए, हमारा ये मार्केट है और इसमें हमारे कितने लोग हैं? समझ लीजिए 15 लोग मिल करके इस मार्केट को चला रहे हैं। मतलब कि जो सेलर होगा अगर वही नहीं होगा, जो बायर्स हैं अगर वही नहीं होंगे, तो फिर मार्केट होगा ही नहीं। सिंपल है। तो जो हमारे सेलर्स है, तो 15 लोगों में से अगर हम एक को निकाल देते हैं बाहर, एक बायर को निकाल देते हैं या फिर एक सेलर को निकाल देते हैं, तो क्या होगा? मार्केट पे कोई भी फ़र्क पड़ेगा? इन्फ्लुएंस पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जो है सेलर्स एंड बायर्स होते हैं। जो सेकेंड हमारा डिफाइनिंग फीचर्स है वो ये है, ईच फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ होमोजेनस प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म कैनॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर फर्म। तो जो फर्म होता है जो प्रोड्यूस करता है, तो जितने भी फर्म्स होते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल, वो क्या करते हैं? होमोजेनस प्रोडक्ट बेचते हैं। मतलब कि जो प्रोडक्ट होता है वो इनका आइडेंटिकल होता है। जैसे कि हमें क्या चाहिए? हमें एक पर्क चॉकलेट चाहिए। मान लीजिए ये जो हमारा पर्क चॉकलेट है वो हम इस दुकान से ख़रीदते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस इस पर्क का 5 है सारे दुकान में, लेकिन यहाँ पे 10 कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? जो सामने वाला दुकान है हम यहाँ से पर्क खरीद सकते हैं 5 का, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे दुकान में वो पर्क अवेलेबल होता है, तो हम वो खरीद सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म कैनॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर फर्म। तो ये जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट नहीं होगा, दोनों दुकान में एक ही होगा हमारा जो पर्क चॉकलेट है वो। आगे हमारा थर्ड, एंट्री इनटू द मार्केट एज वेल एज एग्जिट फ्रॉम द मार्केट आर फ्री टू फर्म्स। तो जो हमारा एग्जिट है, एग्जिट और एंट्री दोनों क्या है? फर्म्स के लिए, प्रोड्यूसर के लिए फ्री है मार्केट में। अब क्योंकि ये जो हमारा एग्जिट और एंट्री फ्री है मार्केट में फर्म्स के लिए, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये आराम से मार्केट में जाते हैं, अपनी चीज़ों को सेल करते हैं एंड वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर वही डिफ़िकल्टीज़ होती, इन्हें मार्केट में इंटर करने में डिफ़िकल्टीज़ होती, एग्जिट करने में, वहाँ से निकलने में डिफ़िकल्टीज़ होती, तो क्या होता? बहुत ही कम फर्म्स बचते, बहुत ही कम प्रोड्यूसर मार्केट में होते। उसके बाद है 4 हमारा, इंफॉर्मेशन इज़ परफेक्ट। जो भी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं मार्केट में, उनके जो इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट होने चाहिए। लाइक हमारे पास क्या है? हमारे पास 5 रुपये वाला, हम पर्क ही ले लेते हैं। मैं शायद पिछले चैप्टर में भी पर्क का ही एग्जांपल ली थी, तो आप लोगों को लग रहा होगा मेरा फेवरेट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस याद है तो इसलिए उसी का नाम ले रही हूँ। तो ये मान लीजिए हमारा जो है पर्क का है दुकान। अब हमें पता है कि ये पर्क कितने का मिलता है? 5 रुपये का मिलता है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको पता है? मैं अगर ख़रीदने वाली हूँ, मैं बायर्स हूँ, तो मुझे भी पता है और जो सेलर है उसे भी पता है। तो अगर वो इसकी जो प्राइस है वो अगर ज़्यादा करके बेचता है तो क्या करेंगे? हम उससे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। उससे अगर लो करके बेचेगा तो हाँ हम खरीद लेंगे, चलो अच्छा है कम प्राइस पे यहाँ पे मिल जा रहा है। लेकिन वो अगर ज़्यादा करके बेचेगा तो नहीं हम खरीदेंगे। इसलिए इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, और होता भी है मार्केट में, और बायर्स के बीच में और सेलर के बीच में ये इन्फॉर्मेशन परफेक्ट होता है। इसके बाद ये हमारा पॉइंट है होमोजेनस प्रोडक्ट, जो हमारा पहले आया था इधर।
होमोजेनियस प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज आइडेंटिकल। जितने भी फर्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनके जो प्रोडक्ट्स है वो क्या आइडेंटिकल है, जाने पहचाने, मतलब कि सबको उस प्रोडक्ट के बारे में मालूम है कि वो कितने का है। आगे हमारा क्या है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ फर्म व्हाट डज प्राइस टैगिंग इंटेल। तो व्यू पॉइंट ऑफ फर्म, अब फर्म के व्यू पॉइंट से हर फर्म जो है, हर प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो हाई प्राइस में जाए। मतलब अगर वो कुछ बेचता है और उसका प्राइस हाई होता है तो उसी को प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या होता है कि अगर मार्केट का प्राइस 10 रुपये है किसी भी प्रोडक्ट का, तो क्या होगा, वो ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच सकता। अगर वो ज़्यादा प्राइस में बेचेगा तो जो बायर्स होंगे वो वहाँ से नहीं खरीदेंगे, वो दूसरी शॉप से खरीदेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरे दुकान में भी डिफरेंट नहीं होता है, सेम होता है। अगर हमें पर्क खरीदना है तो दूसरी दुकान में भी पर्क वही सेम होगा। तो क्या करेगा, अगर ये 5 का पर्क 10 रुपये में बेचेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरी दुकान से जाकर ले लेंगे वही सेम चीज़ 5 रुपये में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आगे क्या हमारा, आगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ बायर्स व्हाट डज प्राइस टेकिंग इंटेल। अब व्यू पॉइंट ऑफ बायर्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर वो ज़्यादा प्राइस करके बेचता है तो कोई भी यहाँ से नहीं खरीदेगा। अगर वही इक्वल प्राइस में बेचता है, मार्केट के प्राइस के इक्वल, जैसे कि मार्केट में दाम 5 रुपये है पर का, तो वो 5 रुपये में बेचेगा तो क्या होगा, सारे लोग खरीदेंगे। या फिर उसे लो करके बेचेगा तो खरीदेंगे, लेकिन अगर वही ज़्यादा करके बेचता है तो नहीं खरीदेंगे। और अगर हम व्यू पॉइंट ऑफ बायर्स देखें तो बायर्स का क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट उसे कम दाम में मिल जाए। लेकिन अगर मार्केट हमारा 5 रुपये में है, पर्क 5 रुपये में मिल रहा है हमें मार्केट में, तो क्या होगा, बायर्स को अगर कोई भी फर्म ज़्यादा दाम में दे रहा है तो वो नहीं लेगा। लेकिन वही अगर कम दाम में या फिर इक्वल दाम में मिल रहा है तो बायर्स भी क्या करेगा, खरीदेगा। तो बायर्स हमेशा चाहता है कि जो प्राइस है किसी प्रोडक्ट का वो इक्वल हो या फिर कम हो, ज़्यादा नहीं हो। और फर्म क्या चाहता है, ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसा होता है। आगे क्या है हमारा, प्राइस टेकिंग इज ऑफन thought to be a reasonable assumption when the market has many firms and buyers have perfect information about the price prevailing in the market। तो प्राइस टेकिंग, अभी हमने प्राइस टेकिंग देखा क्योंकि हमें पता है जो प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, दोनों को पता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने के आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर कहीं पे ज़्यादा है तो वो किसी और दुकान से जाकर के खरीद लेते हैं, ऐसा होता है। आगे हम देखेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारा क्या है, रेवेन्यू इज द इनकम दैट अ प्रोड्यूसर रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ गुड और सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। तो रेवेन्यू हमें कहाँ से मिलता है, रेवेन्यू वो इनकम है जो प्रोड्यूसर रिसीव करता है किसी भी गुड्स को सेल करने में, जो कस्टमर को सेल करता है उससे। चलो आगे देखते हैं। बार बार मुझे खांसी आ जा रही है तो मुझे वीडियोस रोक रोक करके बनाना पड़ रहा है, उसके लिए सो सॉरी। आगे देख लो। आई थिंक ये आपको रेवेन्यू समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार समझा देती हूँ मैं। रेवेन्यू क्या होता है, वो इनकम होता है जो प्रोड्यूसर गेन करता है किसी भी गुड को सेल करके कस्टमर के पास। ठीक है, आवाज़ भी काफ़ी लो लग रही है मेरी। आगे है टोटल रेवेन्यू, TR। द इनकम अर्नड बाय अ फर्म आफ्टर सेलिंग द आउटपुट इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू। देखो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू वो इनकम होता है जो कि ये फर्म, एक प्रोड्यूसर अर्न करता है किसी भी आउटपुट को सेल करने के बाद। ठीक है, अब वो निकालते कैसे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइस हो गया, और ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू निकालने का। ओके, जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस होगा और ये क्वांटिटी क्या हमारा आउटपुट है। एग्जाम्पल देकर हम समझते हैं टोटल रेवेन्यू को। देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज रेज 300 एंड टोटल यूनिट सोल्ड आर 40, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। तो हमारे पास एक कमोडिटी है जिसकी प्राइस क्या, मार्केट प्राइस 300 है, और जो टोटल यूनिट सोल्ड हुई है, तो टोटल यूनिट हमारे पास सोल्ड हुई है 40, और इसका टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। तो हमारा क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इनटू टोटल यूनिट, ये होता है ना क्वांटिटी। तो हमारे पास प्राइस कितना है 300 एंड क्वांटिटी है 40, तो हमारा टोटल कितना आ गया रेवेन्यू 1200। तो ये था हमारा टोटल रेवेन्यू निकालने का तरीका, जो कि मैंने समझा दिया है। और ये मेरा जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो बुक से लिया हुआ है बेसिकली, कहीं और से नहीं लिया हुआ है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हमारे पास है एक ग्राफ, रेवेन्यू का ही बनाया हुआ है ये ग्राफ।
जिसमें कि ये रेवेन्यू है, और जो नीचे का हमारा जो वाई एक्सिस है वो क्या है, वो आउटपुट है, और ये हमारा बन रहा है TR, टोटल रेवेन्यू। हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस है, जिनमें पहला है व्हेन द आउटपुट इज 0 द TR ऑफ द फर्म इज ऑल्सो 0। तो देखो आउटपुट जब 0 रहेगा, मतलब ये हमारा 0 रहेगा क्वांटिटी, तो क्या होगा, अब रेवेन्यू कुछ भी रहे, अगर इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो TR कितना आएगा, 0 आएगा हमेशा। तो ये सिंपल है, 0 आएगा, और जब ऐसा 0 आएगा तो जो हमारा ये है ऐसा बनेगा, ये O से गुजरेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है TR कर्व पासेस थ्रू पॉइंट O, ठीक है। सेकेंड हमारा द TR इंक्रीजेज एज आउटपुट गोज अप। सिंपल है, क्या होगा, ये हमारा कुछ भी है मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं इसको। बात करें हम किसकी, आउटपुट की। अगर ये 0 से हमारा 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, तो क्या होगा, TR इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा। आगे हमारा व्हेन द आउटपुट इज 1 यूनिट द TR इज P इंटू 1 इज इक्वल टू P। और जब आउटपुट क्या होगा हमारा 1 होगा, तो हमारा जो TR होगा वो कितना होगा, वो P होगा। अब P इंटू 1 कर रहे हैं तो क्या होगा, P ही होगा ना। P इंटू 0 कर रहे थे तो 0 आ रहा था, P इंटू 2 करते तो 2P हो जाता, तो TR ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा चल रहा था, ठीक है। तो ये है हमारा। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। एवरेज रेवेन्यू रिफर्स टू द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द पर यूनिट कमोडिटी बाय द सेलर। ये वो रेवेन्यू है जो ऑब्टेंड होती है, कैसे, पर यूनिट कमोडिटी जितनी भी सेल हो रही है उससे ये ऑब्टेंड होती है। तो AR इज इक्वल टू क्या होता है, TR अपॉन Q, टोटल रेवेन्यू अपॉन Q होता है। तो आगे देखो TR इज इक्वल टू हमें पता था P इंटू Q होता है, तो जब हम P इंटू Q इसकी जगह पर लिख देंगे तो क्या बचेगा हमारा, AR इज इक्वल टू P बचेगा। तो हमारा ये भी नॉर्मल फार्मूला हो सकता है, AR इज इक्वल टू P। तो AR क्या होता है, हमेशा एवरेज रेवेन्यू मार्केट प्राइस के इक्वल होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ 1 मोर और 1 लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये चेंज होता है, जो टोटल रेवेन्यू है उसमें चेंज, और जो टोटल आउटपुट है हमारा पर यूनिट उसमें चेंज जो होता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। देखो अब हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं मार्जिनल रेवेन्यू के लिए, तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर पहले समझ में नहीं आया होगा तो। एग्जाम्पल हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ, तो सेल की स्पेलिंग मैंने गलत लगी है, 2 boxes of candles in RS20. Total revenue from the sale of 3 boxes of candles is raised 30. Find the marginal revenue. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू जो हमें मिल रहा है 2 बॉक्सेस को सेल करने से वो है RS20, एंड टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है 3 बॉक्सेस को सेल करने से वो कितना हो रहा है 30, ठीक है। और हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तुम्हारे पास टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, माइनस करेंगे 30 to 20, तो हमारे पास जो बचा हुआ टोटल रेवेन्यू है वो मिल जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो चेंज हो रहा है। इसमें जो चेंजिंग हो रही है उसको कैसे निकालेंगे, 3 - 2 करेंगे, 3 - 2, तो हमें मिल जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद 10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो सिंपल है, 2 बॉक्सेस को कितने में हम कर रहे हैं, 20 रुपीज़ में, 3 बॉक्सेस को 30 रुपीज़ में। तो अगर हम एक सिंगल का निकालें तो कितने का निकलेगा, 10 का निकलेगा। तो हमारे आ जा रहा है कि जो हमारा मार्केट प्राइस है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू के। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है, और एवरेज रेवेन्यू मार्केट प्राइस का, तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, एंड अच्छे से आपको समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से। आगे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्म्स प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड इट्स टोटल कॉस्ट। जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो जो हमारा निकलेगा वो क्या होता है, फर्म्स का प्रॉफिट होता है। इफ़ देयर इज अ पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट एट विच अ फर्म्स प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड इन दैट शॉर्ट रन, 3 कंडीशंस मस्ट होल्ड एट दैट आउटपुट लेवल। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है किसी भी फर्म का, तो आप इस शॉर्ट रन के लिए बोल रहा है कि 3 कंडीशन होते हैं जो पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो पहला क्या है कंडीशन, जो प्राइस होता है वो SMC के इक्वल होता है। SMC क्या है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। आगे क्या है,
एसएमसी इज नॉन डिक्रीजिंग, जो एसएमसी होगा वो नॉन डिक्रीजिंग होगा, वो डिक्रीज नहीं करेगा, लाइक जो कर्व होगा वो डिक्रीज नहीं करेगा। और थर्ड है हमारा कि जो पी होगा मार्केट प्राइस वो क्या होगा, एवीसी से ग्रेटर होगा। एवीसी क्या हमारा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इससे हमारा जो मार्केट प्राइस होगा वो बड़ा होगा। तो ये था हमारा किसके लिए, शॉर्ट रन के लिए। लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग रन के लिए क्या है, P इज इक्वल टू LRMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद सेकंड है LRMC इज नॉन डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज नहीं करना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, तब क्या होगा, जो प्रॉफिट है फर्म का वो मैक्सिमाइज होगा। आगे है 3, P ग्रेटर देन LRAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो ये था हमारा बेसिकली दोनों के लिए, लॉन्ग रन के, शॉर्ट रन के लिए और ये लॉन्ग रन के लिए, ये 3 कंडीशंस हैं आउटपुट लेवल, जो कि आउटपुट लेवल पे होल्ड किए जाते हैं। अब देखो हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारा क्या मार्केट प्राइस है, ठीक है, और मार्केट प्राइस और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी है। देखो यहाँ पे कर्व बन रहा है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का बन रहा है। तो ये जो हमारा ये कर्व यहाँ पे कट कर रहा है, तो क्या है, क्या हम बोलेंगे, ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो क्या कर रहा है ये, इससे कुछ हो रहा है, फर्म्स का प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज्ड होगा, तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा, ये बेसिकली बताना था कि जो मार्जिनल कॉस्ट अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे फर्म का जो प्रॉफिट है वो नहीं होगा। अब इधर से ऐसे देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आगे हमारा 4.4, सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। A firm's supply is the quantity that is chooses to sell at a given price, given technology and given the prices of factors of production. तो फर्म्स का सप्लाई क्या होता है, सप्लाई एक क्वांटिटी होता है, लाइक जो हमारा प्रोडक्ट होता है वही तो सप्लाई होता है। तो वो एक क्वांटिटी होता है जो कि एक प्रोड्यूसर, एक सेलर चूज़ करता है सेल करने के लिए, जो मार्केट में गिवन प्राइस है उस प्राइस पे, जो गिवन टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड, जो गिवन प्राइसेस, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में यूज होते हैं, वो सब देखते हुए वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए चूज़ करता है। आगे हमारा अ टेबल डिस्क्राइबिंग द क्वांटिटीज सोल्ड बाय ए फर्म एट वेरियस प्राइसेस, जो भी क्वांटिटीज़ सोल्ड हो रही हैं, जो टेबल उसको डिस्क्राइब करता है, जैसे हम टेबल बनाते हैं ना ऐसे, तो जो टेबल इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, क्वांटिटीज़ जो कि सोल्ड हो रहा है वेरियस प्राइसेस पे, वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, इट्स कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सप्लाई शेड्यूल। हम आगे देखेंगे 4.5। ये हमारा 4.5 नहीं है, 4.41 है, ठीक है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कहाँ पे कर्व दिखेंगे हम, केस 1, प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम एवीसी। प्राइस क्या होना चाहिए, ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए मिनिमम एवीसी के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा इक्वल हो रहा है, सॉरी ये हमारा जो एवीसी है ये हमारा एवीसी कर्व है, तो ये ज़्यादा हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, और क्या है, इसके इक्वल होना चाहिए प्राइस हमारा। आगे क्या है, प्राइस इज लेस देन मिनिमम एवीसी। जो दूसरा केस है वो है प्राइस क्या है, एवीसी से लेस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस लेस ही हो रहा है ना एवीसी से, यहाँ पे मिनिमम ये हो जा रहा है एकदम से। आगे हम पढ़ेंगे 4.4.2, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। इसमें भी वही दोनों चीज़ें हैं जो कि हमने पहले पढ़ा था, प्राइस क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू मिनिमम LRAC। मिनिमम हमारा कहाँ पे है, मिनिमम हमारे यहाँ पे है, तो इसे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, फिर इसके इक्वल होना चाहिए। आगे है प्राइस, दूसरा क्या था हमारा, प्राइस लेस देन मिनिमम LRAC। तो जो मिनिमम हमारे यहाँ पे है LRAC, उससे क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, तो ये क्या है, लेस ही है। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या है हमारा 4.4.3, द शट डाउन पॉइंट, द लास्ट प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन at which the firm produces positive output is the point of minimum AVC where the SMC curve cuts the AVC curve. This point is called shutdown point of the firm. जो लास्ट प्राइस है आउटपुट का, जहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट मिल सकता है प्रोड्यूसर को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ये शॉर्ट रन शटडाउन पॉइंट ऑफ द फर्म। अब वहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है, अब कहाँ पे, मिनिमम एवीसी कहाँ हो रहा है हमारा,
मिनिमम हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो जो पॉजिटिव मिल रहा है कुछ तो यहाँ पे मिलेगा ना प्राइस, तो पॉजिटिव यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे होगा। अब इससे अगर नीचे हमारा प्राइस हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा प्रोड्यूसर, क्योंकि उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कम से कम मार्केट प्राइस के इतना उसको दाम मिल जाना चाहिए, उससे कम में वो अपना जो प्रोडक्शन है, जो सेलिंग करने वाला गुड्स है, उसको नहीं सेल करेगा। आगे है 4.4.4 द नॉर्मल प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये क्या है नॉर्मल प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट? द मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट दैट इज नीडेड टू कीप अ फर्म इन द एक्सिस्टिंग बिजनेस इज डिफाइंड एज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वही है, ये क्या कर रहा है, अगर इतना किसी को मिल रहा है, देखो यहाँ अगर इतना मिल रहा है तो भी क्या करेगा, एक बिजनेसमैन इंक्लूडेड होगा, प्रोडक्शन करेगा, लेकिन अब इससे जैसे ही लो होगा तो प्रोडक्शन उसका बंद हो जाएगा, तो यही इसका नॉर्मल प्रॉफिट। Profit that a firm earns over and above the normal profit is called the super normal profit। अब देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैं बता रही हूँ, ये क्या है, ये ऊपर में जा रहा है, तो अगर प्राइस हमारा मार्केट प्राइस ये है, ठीक है, मिनिमम ये हो गया, अब इसके ऊपर का कुछ हो रहा है, उसका इसके ऊपर का अगर उसका जो क्वांटिटी है गुड्स का अगर वो बेचा जा रहा है तो क्या होगा, उतना प्राइस अगर उसको मिलता है तो उसको हम कहते हैं ज़्यादा मिलता है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या करें, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा है। The point on which supply curve at which a firm earns only normal profit is called the break-even point of the firm। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हमने देखा कहाँ पे हो रहा था, मिनिमम जहाँ पे हो रहा था, जहाँ मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट हो रहा था, जहाँ से मतलब होता है कि बिजनेसमैन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, बिजनेसमैन वो तुरंत छोड़कर नहीं चला जाएगा क्योंकि उसको कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आगे है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ फर्म सप्लाई कर्व। एनी फैक्टर दैट अफेक्ट्स अ फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स सप्लाई कर्व। तो जो भी चीज़ें अफेक्ट करती है मार्जिनल कॉस्ट कर्व को, उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स सप्लाई कर्व। देखो 2 फैक्टर्स है इसके, पहला है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और दूसरा है इनपुट प्राइसेस। देखो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पे प्रोग्रेस क्यों लिखा गया है, अगर हमारा टेक्नोलॉजी ग्रो करता है तो अभी क्या हो रहा है, लेबर कम लगते हैं, यूज़ लेबर का कम होता है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो कोई भी चीज़ का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो जा रहा है, बिना ज़्यादा खर्च किए हो जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इनपुट प्राइसेस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारा चेंज होगा ना। इनपुट प्राइसेस में भी सेम होता है, जो इनपुट चीज़ें होती हैं, जो हमारे बुक में जैसे दिया हुआ था कि अगर कोई लेबर है तो अगर हम उसका चेंज करते हैं, मतलब उसकी जो सैलरी अगर हम उसको चेंज करते हैं तो हमें इसका जो प्राइस है, कोई भी आउटपुट हम जब सेल कर रहे हैं तो उसका भी हमें प्राइस का करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना बिजनेसमैन को, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो पता चला कि इसके प्राइसेस उतनी ही रह गई और लेबर को ज़्यादा तनख्वाह देना है, ज़्यादा सैलरी देनी है, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों से चेंजेस आते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व में। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, दैट्स अफेक्ट फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट, फर्म का जो मार्जिनल कॉस्ट होता है उसको अगर अफेक्ट करता है कोई फैक्टर तो वो क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट सप्लाई कर्व। तो ये दोनों है। आगे हम देखेंगे यूनिट टैक्स। यूनिट टैक्स क्या है, अ टैक्स इज a unit tax is a tax that the government imposes per unit sale of the output। तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, यूनिट टैक्स क्या होता है, ऐसा टैक्स जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है। कोई भी सामान अगर बेचा जा रहा है तो पर यूनिट पे जो टैक्स वो लगाती है उसको हम कहते हैं यूनिट टैक्स। एग्जाम्पल देकर समझते हैं क्या होता है। जैसे गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पे 2 रुपये का टैक्स लगा रही है, ठीक है, तो अगर वो सामान 10 यूनिट बेचा जा रहा है तो क्या होगा, कैसे हम पता करेंगे कि कितना हुआ, तो 10 × 2 = 20। जो अगर कोई भी फर्म प्रोड्यूस कर रहा है तो अगर वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ₹20 टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को। आगे हमारा 4.6 मार्केट सप्लाई कर्व। The market supply curve has been derived for a fixed number of firms in the market. As the number of firms changes, the market supply curve shifts as well. तो मार्केट सप्लाई कर्व कैसे डिराइव किया जाता है, तो यह फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट एज वेल एज जैसे ही फर्म्स चेंज होंगे, मतलब कि अगर ज़्यादा है अगर वो कम होंगे तो जो सप्लाई कर्व होगा मार्केट सप्लाई कर्व वो भी चेंज होगा।
कम या ज़्यादा होने से। नंबर ऑफ फॉर्म्स अगर इंक्रीज़ करते हैं तो जो सप्लाई कर्व है हमारा वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और जब ये डिक्रीज़ करेंगे तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये था हमारा बेसिकली। आगे क्या है हमारा, फॉर्म्स प्रोड्यूसेस एन आउटपुट इफ़ द प्राइस पी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू मार्केट प्राइस। एक और चीज़ थी हमारी इसमें कि जो कोई भी फर्म है, इसमें हमने बेसिकली यही चीज़ देखा है कि जो कोई भी फर्म है वो कब प्रोड्यूस करेगा, कोई भी चीज़ कब प्रोड्यूस करेगा, जब उसका जो प्रोडक्शन है, जो उसका जो भी गुड्स है वो कितने में बेचा जाएगा, मार्केट प्राइस के इक्वल में बेचा जाएगा या फिर उसके ग्रेटर में। अगर उससे लो रहेगा तो वो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा, वो नहीं करेगा, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। आगे है 4.7, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, देखो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस। पहले भी हमने चेंज मार्जिनल कॉस्ट में, मार्जिनल रेवेन्यू में पढ़ा था, अभी भी क्या है हमारा चेंज है। तो अगर कोई चीज़ पहले ज़्यादा सप्लाई हो रही थी अब कम हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्राइस, अगर किसी चीज़ का प्राइस पहले ज़्यादा था अब कम हो गया तो क्या होगा, उसमें भी चेंजेस है। तो देखो ये है फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू 100, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100। तो ये जो हमारा चेंज हुआ है वो है, और ये क्या हमारा पहले वाला है। देखो ये काट करके हमारा ये आ गया डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। आगे हम देखेंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जांपल ले लिया। फॉर एग्जांपल ये भी बुक से उठाया हुआ है मेरा। ओल्ड प्राइस देखिए क्रिकेट बॉल का 10 रुपीज़ है और न्यू प्राइस क्या है 30 रुपीज़ है। बढ़ते रहता है घटते रहता है मार्केट में दाम, अभी भी हो रहा है। पहले किसी चीज़ का दाम कम हुआ करता था, अब बढ़ गया है। वैसे ही ओल्ड क्वांटिटी 200 और न्यू क्वांटिटी क्या है 1000, मतलब सप्लाई पहले 200 था और अब क्या है 1000 हो रहा है। पहले परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी हम निकालेंगे। तो चेंज इन क्वांटिटी के लिए हमारा ये ऊपर में फॉर्मूला था और अपर में प्राइस वाला था। तो पहले हम इसका कर लेते हैं। चेंज कैसे निकालें, क्वांटिटी 2 माइनस क्वांटिटी 1 अपन नीचे में क्या था क्वांटिटी था, तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 होगा इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए 1000 माइनस 200 करेंगे अपॉन 200 इंटू 100, तो काट करके हमारा आ जाएगा 400। और दूसरा था हमारा चेंज इन मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस के लिए हमारा P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, तो हमारा कितना आएगा 200 आ जाएगा सारा करने के बाद। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का क्या था डिवाइड करना था दोनों को। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमारा क्या आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 400, ये जो हमारा था अपॉन 200 क्या आ जाएगा 2। तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी क्या है 2 है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड पिछले वीडियो में आपने जितना प्यार दिया था, जितने बच्चे कमेंट कर रहे थे उस पर आई होप आपको अच्छा लगेगा। आप इस पर भी कमेंट करेंगे, इसको भी शेयर करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पे, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी अगर आप लोग ऐसे ही लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे और आगे शेयर करते रहेंगे तो। और अगर आपको कोई और पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो मैंने शॉर्ट्स भी बना रखा है, वो आपको जल्दी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कोई एक पॉइंट देख सकते हो जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नहीं समझ में आया होगा तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे लिंक दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी नोट्स कहाँ पे मिलेगा। और मैं उन लोगों को जब क्या कर रही हूँ, इंस्टाग्राम का जब लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ तो वहाँ से डिलीट हो जा रहा है, तो मुझे नहीं पता इतने फीचर्स क्या क्या है यूट्यूब के। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा।